कंस्ट्रक्शन ऑफ वन डायमेंशनल वेव पैकेट, एक विमीय तरंग पैकेट की रचना। हमने जैसा कि देखा कि कोई पार्टिकल होता है, उसके साथ साथ वेव पैकेट अटैच होता है जो बहुत सारी वेव्स के सुपरपोजिशन से बना हुआ होता है। तो ऐसी ही एक वेव है जिसका एम्पलीट्यूड है ए एज अ फंक्शन ऑफ के, और उसका फेस पार्ट है एक्सपोनेंशियल आयोटा के एक्स माइनस ओमेगा टी। साइन या कोस या एक्सपोनेंशियल तीनों ही वेव को रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें ऐसी बहुत सारी वेव्स लेनी है और उनको सुपरपोज करना है। तो सुपर इम्पोज करने से हम जानते हैं सारी वेव डायरेक्टली उनकी इक्वेशन ऐड हो जाती है, साई 1 प्लस साई 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर हम अलग अलग के वाली वैल्यूज़ लेते हैं। हर वेव के लिए के और ओमेगा डिफरेंट होगा, तो हम के की वैल्यू को अलग अलग कर देते हैं और उन सारी वेव्स को जब टोटल करेंगे तो टोटल के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगा लेते हैं। ये क्या आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, और यहाँ इंटीग्रेशन हो जाएगा के रिस्पेक्ट में। ओमेगा भी डिफरेंट होगा, लेकिन हमने ओमेगा को क्यों नहीं लिया है, क्योंकि हम जानते हैं के इज इक्वल्स टू होता है 2 पाई ओवर लेमडा। लेमडा हमें पता होता है सी अपॉन न्यू, और न्यू हम जानते हैं होता है ओमेगा अपॉन 2 पाई। ठीक है, ओमेगा अपॉन 2 पाई हम जानते हैं क्योंकि ओमेगा हमें पता है 2 पाई न्यू होता है फॉर्मूला। तो ओमेगा इनडायरेक्टली किसका फंक्शन है, के का ही फंक्शन है। तो सिर्फ के को चेंज कर लेंगे तो ओमेगा अपने आप चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगाया है और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसकी वैल्यू होती है 1/√2 पाई, और ये आता है फूरियर ट्रांसफॉर्म से, जो हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स में। ये जो एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है इसको हमने के का फंक्शन इसलिए लिया है क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पार्टिकल है वो हमारा किसी फिक्स रेंज में रहे। अगर फिक्स रेंज में रहेगा तो उसके लिए वेव फंक्शन उसी रेंज में हमें मिलना चाहिए, और उस रेंज के बाहर हम चाहते हैं कि वेव फंक्शन हमें ज़ीरो मिल जाए। यानी जिस रेंज में हमारा पार्टिकल है उस रेंज के बाहर वेव फंक्शन ज़ीरो होने के लिए हम इस फंक्शन को ले लेते हैं ए एज अ फंक्शन ऑफ के, और हम इसका ग्राफ कुछ ऐसा इमेजिन करते हैं जो एक पर्टिकुलर वैल्यू से शुरू होके पीक पर पहुँचे और वापस वहाँ पर ज़ीरो हो जाए। अब ये ऐसा ही ग्राफ क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर देखो ए के इस रेंज के बाहर ज़ीरो है, सिमिलरली ए के यहाँ इस रेंज के बाहर भी ज़ीरो है। तो इस रेंज के बाहर ज़ीरो मिलने से अगर ए के ज़ीरो हो जाएगा तो वेव फंक्शन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी पार्टिकल के इस रेंज के बाहर पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ख़त्म, ताकि हम कह सकते हैं डेल्टा एक्स जो है वो फाइनाइट है, क्योंकि डेल्टा एक्स क्या है, इस स्थिति में अनिश्चितता अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और वो पर्टिकुलर एक रेंज में हो गई। और यहाँ पर हम, लेकिन ये जो रेंज है वो किसको डिनोट कर रही है, के को डिनोट कर रही है, और हम जानते हैं P इज इक्वल्स टू होता है एच क्रॉस के। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, एच क्रॉस डेल्टा के। तो हम चाहते हैं कि मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फाइनाइट हो और डेल्टा एक्स में भी फाइनाइट हो। तो डेल्टा एक्स फाइनाइट होने का तो हमें पता चल गया कि जैसे ही ये फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा वेव फंक्शन ज़ीरो हो जाएगा, और वेव फंक्शन ज़ीरो होने का मतलब वहाँ पे पार्टिकल नहीं है। तो ये पोजीशन की अनसर्टेनिटी को फाइनाइट परिमित मान होना रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ क्योंकि मोमेंटम में और के में डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो डेल्टा पी की वैल्यू एच क्रॉस इंटू डेल्टा के मिल जाएगा, जिससे कि हमें ये पता चल जाएगा कि अगर के की रेंज फाइनाइट है तो इसका मतलब डेल्टा पी भी फाइनाइट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इसी रेंज में पार्टिकल है, इस रेंज के बाहर नहीं मिलेगा हमें, पार्टिकल का मोमेंटम भी नहीं मिलेगा और उसकी पोजीशन भी नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर देखो, तो ये देखो P इक्वल टू के नोट पर उसकी वैल्यू मिल जाएगी एच क्रॉस के नोट। यहाँ ये वैल्यू है, डेल्टा P भी फाइनाइट हो गया हमारा, डेल्टा एक्स भी फाइनाइट हो गया, और जो साई एक्स है वो हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी की बजाय इसी रेंज में ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इस रेंज के बाहर फंक्शन ए के ज़ीरो हो जाएगा तो साई हमें मिलेगा ही नहीं, तो केवल इसी रेंज में उसके इंटीग्रेशन का फ़ायदा है, अदरवाइज़ नहीं है। लेकिन फिर भी हम साई एक्स में जो लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लगा लेंगे। अपने आप अंडरस्टूड है कि इस रेंज के बाहर साई ज़ीरो हो जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन के अंदर कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और इंटीग्रेशन का मतलब होता है दो चीज़ों का टोटल होना। तो एक चीज़ में अगर जीरो ऐड हो भी गया तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन जीरो वाली वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब मानते हैं कि हमने अभी देखा ओमेगा जो है वो के का फंक्शन है। अगर ये के का स्लोली वेरिंग फंक्शन है, स्लोली वेरिंग का मतलब ये होगा कि जब हम के में चेंज करते हैं सपोज के प्लस 5 से, तो ओमेगा में चेंज होता है ओमेगा प्लस 0.1 से, यानी 5 के कंपेरिजन में ये चेंज काफ़ी कम है। ऐसे फंक्शंस जो बहुत कम अमाउंट से चेंज होते हैं उनकी किसी पॉइंट पर हमें वैल्यू पता होती है, तो उसके आसपास उसकी वैल्यू को निकालने के लिए टेलर सीरीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला होता है ये, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एक्स माइनस ए डी एफ अपॉन डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए प्लस, ये सीरीज़ आगे बढ़ती जाती है। नेक्स्ट टर्म में आएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डी टू एफ अपॉन डी एक्स टू एट एक्स इक्वल टू ए।
नेक्स्ट टर्म में आ जाएगा क्यूब, लेकिन पावर 2 क्यूब ये सारी वैल्यू जो होती है वो काफ़ी कम होती है क्योंकि डिफरेंस बहुत कम होता है ये, और क्योंकि जो डिफरेंस है वो बहुत कम होने का मतलब x माइनस ए, यानी जिस पॉइंट पर हमें पता है सपोज वो तो है a, और उसके आसपास जहाँ फंक्शन आप निकालना चाहते हो तो ये दूरी काफ़ी कम है, ये पॉइंट्स में होती है। तो जैसे मान लीजिए 0.2 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0.04, जो कि उससे भी काफ़ी कम हो गया है, और फिर इसका क्यूब वो तो उससे भी कम हो जाएगा। तो 0.2 के कंपेरिजन में सारे टर्म्स बहुत छोटे हैं, तो हम हायर ऑर्डर वाले टर्म्स अवॉइड करेंगे, तो हम केवल फर्स्ट 2 टर्म ही लेंगे। अब हमारा फंक्शन क्या है ओमेगा, किसका फंक्शन है के का। यहाँ पर हमें वैल्यू कहाँ पता है के नोट पर, तो यहाँ के माइनस के नोट आ जाएगा एक्स माइनस ए की जगह, और डी ओमेगा अपॉन डी क्या आ जाएगा के इक्वल टू के नोट पर। ये होता है ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो यहाँ हमने लिख दिया वी जी। इस टर्म को सपोज हम केवल ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा एट के नोट को हम ओमेगा नोट से डिनोट करते हैं, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो जो यहाँ पर हमारा ओमेगा टी है, इस ओमेगा की जगह हम क्या रख सकते हैं ओमेगा नोट प्लस के माइनस के नोट वी जी। तो ये हमने रख दिया। लिमिट मैंने जैसे बताया था कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी लेंगे, क्योंकि अपने आप सेल्फ अंडरस्टूड है कि वो जो हमारी वाली रेंज है उससे बाहर फंक्शन 0 हो जाएगा, तो हमें इंटीग्रेशन से वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। और ये वाली वैल्यू हमने रख दी यहाँ पे। रखने के बाद ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसमें से और इसमें से टर्म कॉमन आ जाएगा के, रिमेनिंग बच जाएगा ये टर्म हमने एज इट इज़ रख दिया, ये टर्म हमने यहाँ पर एज इट इज़ रख दिया, के नोट एक्स ऐड कर दिया, के नोट एक्स माइनस कर दिया। उससे फ़ायदा क्या हुआ देखो, अब ये वाले टर्म में से और ये वाले टर्म में से माइनस के नोट कॉमन ले लिया, तो हमें ये बच गया। और फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म ओमेगा नोट टी माइनस का और के नोट एक्स, इनको अलग से यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इसमें से और इसमें से एक्स माइनस वी जी टी कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग बच जाएगा ये। ठीक है, और इस पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एफ एक्स टी से, और एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट आ गया ये जो इक्वेशन 1 है ये रिप्रेजेंट करता है वेव पैकेट को। अब क्यों हमें जो वेव पैकेट की कंसेप्ट ऑफ वेव पैकेट वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, हमें वहाँ पर वेव फंक्शन क्या मिला था 2a कोस डेल्टा ओमेगा बाई 2t माइनस डेल्टा के बाई 2x साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये हमें वेव पैकेट की इक्वेशन मिली थी। और यहाँ पर भी देखो उस टाइम ये फेज पार्ट हुआ करता था, यहाँ पर ये फेज पार्ट है। उस टाइम फिर यहाँ पर कुछ एम्पलीट्यूड हुआ करता था, तो ये वाला और ये वाला एम्पलीट्यूड मिल गया हमें। फिर हमें यहाँ पर कोस के साथ में फंक्शन मिलता था, और वो हमें फंक्शन मिल रहा है ये। तो फेज वेलोसिटी निकालने के लिए उस टाइम हमने किसको कांस्टेंट किया था, इसको। तो यहाँ फेज वेलोसिटी के लिए करेंगे इसको कांस्टेंट, और ग्रुप वेलोसिटी के लिए हमने इस एम्पलीट्यूड में जो थीटा वाला पार्ट है उसको कांस्टेंट किया था। तो यहाँ एम्पलीट्यूड ये पूरा है, और इस एम्पलीट्यूड के अंदर थीटा वाला पार्ट हो गया ये। तो ध्यान रखना, इसको कांस्टेंट करके हमें मिलेगा ग्रुप वेलोसिटी, और इसको कांस्टेंट करके हमें मिलेगा फेज वेलोसिटी। बिल्कुल वैसे ही जैसे उस टाइम हमने इसको कांस्टेंट करके फेज वेलोसिटी निकाला था, और इसको कांस्टेंट करके हमने ग्रुप वेलोसिटी निकाला था। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो फेज वाला पार्ट होता है वो तो एक सिंगल वेव का फेज मान लीजिए होता है, तो हमने वहाँ पे कांस्टेंट फेज का मिल जाता है। और एम्पलीट्यूड एक जनरल वेव में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, लेकिन हमें जो वेव पैकेट की इक्वेशन मिली थी उसमें वेव पैकेट का एम्पलीट्यूड भी मूव कर रहा है टाइम के साथ, तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रुप वेलोसिटी के लिए हम इस टर्म को कांस्टेंट करते हैं। तो नेक्स्ट टास्क है हमारा फेज और ग्रुप निकालना। तो ये देखो उस टर्म को कांस्टेंट कर दिया, एक्सपोनेंशियल जो बाहर में है तो ये मिल गया, अंदर में ये वाला टर्म था तो केवल x का डिफरेंशिएशन और t का ही होगा, बाकी का होगा ही नहीं, तो ये टर्म 0 आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ से हमें ये vg मिल रहा है, इसका मतलब जो हमारा वेव पैकेट है उसका जो यहाँ एनवेलप का मतलब वो इंडिविजुअल वेव्स है उनको कवर करने वाला वो पार्ट, तो वो एम्पलीट्यूड वाले टर्म से ही डिनोट किया जा रहा है, तो उसकी जो वेलोसिटी है वही ग्रुप की वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो बस यही पता करना था। अब हम ये प्रूव करेंगे कि एक फ्री पार्टिकल जो होता है उसकी वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल होती है। लेकिन फ्री पार्टिकल हम 2 केस में स्टडी करेंगे, नॉन रिलेटिविटी के केस में और रिलेटिविटी के केस में। नॉन रिलेटिविटी और रिलेटिविटी क्या होता है, जब पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो तो वो केस होता है नॉन रिलेटिविटी वाला। रिलेटिविटी के अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट के नियरली इक्वल होती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले इस केस में फ्री पार्टिकल के पास, हमेशा ध्यान रखना, फ्री पार्टिकल के पास टोटल एनर्जी केवल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है, उसके पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। और काइनेटिक एनर्जी हम जानते हैं कितनी होती है, हाफ mv²। तो m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर mv का स्क्वायर है विच इज़ p², नीचे 2 है एज इट इज़। लेकिन ग्रुप वेलोसिटी का फॉर्मूला तो ओमेगा और k के टर्म है, और एनर्जी हमें e और p के टर्म में मिली है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले इसको e और p में कन्वर्ट करते हैं। तो h क्रॉस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको अंदर भेज दिया, h क्रॉस ओमेगा e होता है, h क्रॉस k p होता है। तो डी बाई डी पी अब इस फॉर्मूले से निकालते हैं, तो p स्क्वायर का हो जाएगा 2p, यहाँ हो जाएगा p बाई एम, p होता है mv, m से m कैंसिल आउट हुआ, आंसर आ गया v। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें पता है ये होता है vg, यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी ग्रुप वेलोसिटी के इक्वल आई।
रिलेटिविस्टिक केस में हमें पता है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला एक तो ये होता है और एक आइंस्टीन का फॉर्मूला भी होता है, E=mc²। ये दोनों फॉर्मूले ही रिलेटिविस्टिक केस में टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। इस वाले फॉर्मूले में हम dE/dP निकालना चाहते हैं तो दोनों साइड में डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो 2ED आ जाएगा, यहाँ 2PdP आ जाएगा और c²। dE/dP यहाँ से निकालेंगे तो ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये मिल गया। आइंस्टीन के फॉर्मूले से E=mc² और P=mv कैंसिल आउट करेंगे, v आ जाएगा, तो ग्रुप वेलोसिटी और इक्वल हो गए। उसके बाद आता है मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन। देखो हाइजेनबर्ग ने ये कहा था कि x और px को साथ में फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, तो इनको बिल्कुल अलग अलग तरीके से ट्रीट करो। तो जिस स्पेस में 3 एक्सिस XYZ होती है उसे कहते हैं पोजीशन स्पेस, और जिस स्पेस में 3 एक्सिस होती है px, py और pz उसे कहते हैं मोमेंटम स्पेस। पोजीशन स्पेस में हमने अभी तक वेव फंक्शन देखा, वो होता है x और t का फंक्शन। इसका मतलब मोमेंटम स्पेस में अगर कोई फंक्शन होगा, मान लीजिए उसे साई से डिनोट नहीं करते, उसे f से डिनोट करते हैं, तो वो फंक्शन होगा p और t का। अब हमें x और t से p और t में पहुंचना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम p के टर्म्स में निकालते हैं। तो जो साई xt था वो हमारा यहाँ पर क्या था, ये देखो उस केस में हमें पास पहले जो आता था फैक्टर वो 1/√2π था। इस केस में वो फैक्टर आता है 1/√2π h क्रॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि उस टाइम पे आपके पास जो भी फंक्शंस थे वो सारे k थे और हमें p इक्वल टू क्या होता है, h क्रॉस k होता है। तो जब हम k को p में कन्वर्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा ये h क्रॉस आता है, इसलिए वो फैक्टर के अंदर भी दिखता है, पर खैर वो फूरियर ट्रांसफॉर्म से ही आता है। तो अगेन मैं फिर से आपको कहूँगी कि ये वाला फैक्टर आप याद रखना क्योंकि ये फूरियर ट्रांसफॉर्म से आया है। लिमिट वैसे की वैसी है। पहले हमारे पास यहाँ फंक्शन k का हुआ करता था, अब क्योंकि हमें मोमेंटम चाहिए तो हम जानते हैं p इक्वल टू होता है h क्रॉस k। अगर कोई फंक्शन k का है तो इनडायरेक्टली वो फंक्शन p का भी हो जाएगा। तो हम यहाँ कोई दूसरा फंक्शन स्मॉल a ले लेते हैं विच इज़ अ फंक्शन ऑफ p। एक्सपोनेंशियल में हमारे पास यहाँ था kx और यहाँ था ओमेगा t। अभी हमने देखा था कि p इक्वल टू होता है h क्रॉस k और e इक्वल टू होता है h क्रॉस ओमेगा। तो p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी ऊपर यहाँ था क्या, k की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो p/h क्रॉस, तो ये p/h क्रॉस, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, e/h क्रॉस, तो e/h क्रॉस। और साथ में वेरिएबल पहले k था बट अब यहाँ पर कहीं k दिखाई नहीं दे रहा है, सारे फंक्शंस p के हैं, तो इंटीग्रेशन भी किसका हो जाएगा, p का हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरिएबल p आ जाएगा। t इक्वल टू 0 में यहाँ 0 हो जाएगा और ये वाला फंक्शन भी पूरा 0 हो जाएगा। तो t इक्वल टू 0 पे हमें साई x 0 ये मिल जाएगा। अब पिछली बार जो हमने ak के साथ किया था, ak का फंक्शन हमने कैसा माना था, एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके मैक्सिमम पर पहुंच के वापस 0 हो जाना। वही चीज़ हम यहाँ AP के साथ करेंगे और ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें मोमेंटम में अनसर्टेनिटी फिक्स मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए। इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है ये। अब ये मैं बता रही हूँ कि फूरियर ट्रांसफॉर्म हम मैथमेटिकल फिजिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं। बट बस ये याद रखना कि इनकी पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। जैसे AP है यहाँ पे और यहाँ साई x 0 है तो इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। यहाँ AP आ जाएगा, यहाँ साई x 0 आ जाएगा। ये फैक्टर एज इट इज़ रहेगा, लिमिट एज इट इज़ रहेगी। ऊपर एक्सपोनेंशियल के साथ पॉजिटिव पावर होती है तो यहाँ वही पावर नेगेटिव में लगेगी। और क्योंकि ये फंक्शन p का है तो यहाँ वेरिएबल p होता है, यहाँ ये फंक्शन x का है तो ये वेरिएबल x लगेगा, ठीक है। AP इज़ वेव फंक्शन इन मोमेंटम स्पेस। जिस तरह से इसको पोजीशन स्पेस में वेव फंक्शन बोलते हैं, ये फूरियर ट्रांसफॉर्म करते ही उल्टा हो जाता है, मोमेंटम स्पेस का वेव फंक्शन आ जाता है। लेकिन इसमें टाइम वाला पार्ट नहीं आया, तो अब हम टाइम वाले पार्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। टाइम वाले पार्ट को इन्वॉल्व करके साई xt अगर लिखें तो हमें ये मिला था, ये सबसे पहले यहाँ देखो, ये इस जगह ये पूरी इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, है ना, ये एज इट इज़। तो ये है ओनली p का फंक्शन और ये एक्सपोनेंशियल है t का फंक्शन। इन दोनों को कंबाइन करके हम बोल देते हैं a विच इज़ अ फंक्शन ऑफ p और t। यानी ये जो एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है t का, इस t को भी हमने इसी फंक्शन में इन्वॉल्व कर लिया है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ फंक्शन ऑफ t। तो कोई भी t का फंक्शन होना चाहिए, अब वो फंक्शन एक्सपोनेंशियल हो, साइन में हो, कोस में, वो फंक्शन ऑफ t होना चाहिए, ठीक है। और ये टर्म अपन ने एज इट इज़ लिख दिया। वापस फूरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो फूरियर ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं, इसका और इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर दो, तो ये देखो पोजीशन एक्सचेंज हो गई। यहाँ जो पावर पॉजिटिव में है यहाँ नेगेटिव में लगा दो, यहाँ का वेरिएबल इसके अकॉर्डिंग कर दो, p है तो p और यहाँ पे x है तो x। अब ये जो वेव फंक्शन हमें मिला है APT, यहाँ पर देखो ये p और t के फंक्शन रूप में मिल गया। सो दिस इज कॉल्ड मोमेंटम स्पेस रिप्रेजेंटेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं समवेग समष्टि रूपांतरण।